जाता है। एक बार स्कूल में हो गया था, मेरा स्पाइडर वो शर्ट में चला गया था। अब वो 6th क्लास की बात है और आज मैं पता नहीं कौन सी क्लास में हूँ, लेकिन डर उतना का उतना ही है। चलो शर्ट में गया, निक्कर में नहीं। तो ये रोल्स ना सर मैंने किए ही इसलिए कि जो दिख रहा है ना वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो अभय वर्मा कैसे दिखाऊं। तो वो किरदारों ने मुझे उस तरीके से एक्साइट किया। मैंने स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं ना, कि रूल्स बनाए हैं कुछ ऐसे क्रिएटिव काम में, एक एक रूल को चुन चुन के ऐसा तोड़ने का मन करता है। मैं ना ऑडिशन के प्रोसेस में बहुत बिलीव करता हूँ और वो ना फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ का। और अगर आप नींव अच्छी आप स्ट्रॉन्ग खड़ी करते हो ना, तो फिर आप बुर्ज खलीफा भी बना सकते हो उसके ऊपर। ये मेरा मानना है। तो मैं ऑडिशन सर उस तरीके से देता हूँ कि या तो ये मेरा पहला ऑडिशन हो और मेरा आखिरी भी हो। मुंजिया की अगर बात करें तो मोना सिंह का जस्सी जैसी कोई नहीं देखा हुआ था बचपन में, पैदा नहीं हुए थे। नहीं क्या बात है सर। मैंने देखा जो मेले में भी गया था, अच्छा, जिसने वो पटर वाली बोट भी खरीदी है और जिसने वो बेब्लेड, जिसने वैसा वाला बचपन जिया है जो अब नहीं है सर। वो देखिए फैमिली मैन मतलब तब ऑनेस्टली मैं आपको बोलूंगा कि उस दौर में था कि कुछ काम मिल जाए तो बस कर लूं। ये नहीं सोचा था कि क्या मिले क्या नहीं मिले, जो काम मिल जाए उसको बस कर लूं, बस ऐसा कुछ नहीं। काम मिलने पे था। मैंने ऑडिशन दिया तो तब तक फैमिली मैन 1 भी नहीं आई थी। ऑनेस्टली सर मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं किस चीज़ के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ। मेरे को बस ये था कि ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन के लिए एंटर हो गए, बस आधी जंग जीत ली। और मुझे इसके अलावा शायद आगे का तो मैं सोचता ही नहीं था। ऑडिशन मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मार रही थी तो एक्चुअली 2 दिन तक वो मेरी गर्दन नजर लाल रही, तो जिसको भी मिल रहा था वो शक कर रहा था, कह रहा भाई ये लाल रंग क्या है यहाँ पे। तो मेरा गोल्डन कराने का बहुत मन करता था तो लेकिन वो मेरी मम्मी बहुत मारेगी मुझे। सर मैं आया तो फिर वही सब जो ऑडिशन का प्रोसेस होता है, एक बैग लो, उसके अंदर शर्ट डालो, कुर्ता डालो, एक टी-शर्ट डालो और निकल पड़ो ऑडिशन पे अपनी किस्मत आजमाने। तो एक फिल्म थी सुपर 30, तो उसमें मैंने जूनियर आर्टिस्ट का मुझे एक जॉब मिली। तो वो मेरा पहला जो ठप्पा लगा पासपोर्ट पे। मैंने कहा यार सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर 10 दिन का बनारस में किया हुआ काम मुझे कांस को जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 3 दिन एक जगह रह रहे थे तो 2-3 दिन से ना ऐसे रात को 3 बजे आँख खुल रही थी। और तीसरे दिन हमने डिस्कस किया ब्रेकफास्ट टेबल पे, किसी ने पूछा अच्छा ठीक से सोए सब? तो मैंने बोला हाँ यार ठीक से सोया, बस 3 बजे आँख खुल गई थी ऐसे 5 मिनट के लिए। तो मोना मैम आई उधर से, कह रही यार मेरी भी आँख खुल गई थी 3 बजे। तो फिर शर्वरी आई उधर से कि यार मैं भी 3 बजे उठी थी फॉर वट एवर रीजन, और किसी की आवाज नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी ही आँख खुल गई। तो सब जो क्रू था 20-25 लोगों का बोल रहे यार मेरी भी 3 बजे आँख खुल रही थी। आजकल आप डर रहे हो डरा रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों कर रहे हैं सर, डरा भी रहा हूँ और डर भी रहा हूँ और हंसा भी रहा हूँ। वैसे डर लगता है? बहुत डर लगता है। किससे? सर स्पाइडर से डर लग जाता है, कॉकरोच से डर लग जाता है। एक बार स्कूल में हो गया था, मेरा स्पाइडर वो शर्ट में चला गया था। अब वो 6th क्लास की बात है और आज मैं पता नहीं कौन सी क्लास में हूँ, लेकिन डर उतना का उतना ही है। चलो शर्ट में गया, निक्कर में नहीं। निक्कर में ज्यादा तकलीफ हो जाती है, तो जाले फेंकने में मुश्किल हो जाता। अच्छा, मुंजिया करने का मतलब जो इरादा है या जो कहूँ कि सोच है वो कैसे आई? मतलब आपकी तो एकदम पर्सनालिटी, हालांकि मैं मतलब क्यूट व्यूट तो सब लोग यही बोलते होंगे, क्यूट लड़का है, बहुत क्यूट लड़का है। हाँ, मैं अभी भी कमेंट्स पढ़ रहा था यार ये कितना क्यूट है, मतलब यही कमेंट आ रहे थे। बट एक्टिंग वाइज देखा जाए तो आपने फैमिली मैन भी किया और करेक्ट सफेद भी की और मतलब यू हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जी। तो वो जो क्यूट मुंडा है उससे निकल के मुंजिया कैसे कन्विंस कैसे हुए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो कहानी क्या रही? सर मतलब एक वो जैसे आपने सफेद का जिक्र किया, फैमिली मैन का जिक्र किया, तो ये रोल्स ना सर मैंने किए ही इसलिए कि जो दिख रहा है ना वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो अभय वर्मा कैसे दिखाऊं। तो वो किरदारों ने मुझे उस तरीके से एक्साइट किया। सफेद की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो मेरे दिमाग में ही पहले मना आई कि भाई ये मत कर, ये बहुत डेंजर लग रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, डेंजर ही तो करने आया है बॉम्बे, एक्सप्लोर ही तो करने आया है, रिस्क ही तो लेने आया है। और मेरा ये मानना रहता है सर कि जितने भी लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं ना, कि रूल्स बनाए हैं कुछ ऐसे क्रिएटिव काम में, एक एक रूल को चुन चुन के ऐसा तोड़ने का मन करता है कि ये अच्छा ये चीज़ नहीं कर सकता मैं, चलो ठीक है मैं यही करके दिखाऊंगा। उससे ना सर मेरा एक बहुत ही सेल्फिश रीज़न है कि मैं अकेले ही नहीं जीतूंगा उस चीज़ से। मैं हर उस इंसान को मतलब उसकी जीत होगी जो सोच रहा है कि यार क्या ये वाला कॉल लूँ या ना लूँ। मेरा ना विश्वास ये रहता है सर कि
आपके पास कैरेक्टर कोई भी आए, आप करने के लिए मत करो, मैजिक इज इन द हाउ, आप कैसे करते हो ना उसमें मैजिक है। तो सफ़ेद के लिए अलग एक ऑडियंस ने मुझे सराहाया, जिसके लिए मैं हमेशा मतलब शुक्रगुजार रहूँगा। और मुंजिया के लिए सर बहुत खुशी होती है कि छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा फैमिली मेम्बर भी आके जब दुआएं देता है, तो एक अलग वैलिडेशन है सर। वो ये लगा कि अक्सर मतलब मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यूज में करता हूँ कि कंटेंट जो होता है वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। हाँ, मुंजिया को आप लोगों ने पहले उतना प्रमोट नहीं किया जी किया आपने मुंबई में किया उसको प्रमोट, बट फिल्म रिलीज हुई, उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद यू गाइस केम टू दिल्ली आल्सो एंड अदर प्रमोशंस आल्सो। तो ये मजा आया कि यार मतलब फिल्म रिलीज होने के बाद जो पूछ होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है रिलीज होने के बाद ठंडा हो जाता है मामला कि भाई अब बोलेंगे क्या। हाँ। तो ये जो फीलिंग होती है ये कैसी होती है सर? ऑनेस्टली बताऊं, एक ना जैसे मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जब निकल के कोई लड़का आता है और उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जिसको मैं तो ब्लेसिंग बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा उसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी बलबूते पे इंसान खड़ा हो सकता है तो वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट पब्लिक का वैलिडेशन है। और आप जहाँ तक हम रिलीज के बाद प्रमोशन की बात करें ना, वो हमने नहीं किया, वो लोगों की डिमांड थी जो हमने पूरी की। वही कह रहा हूँ, है ना, कि जब लोग डिमांड करते हैं, जाहिर है प्रोड्यूसर पैसा तभी खर्च करेगा जब उसको लगेगा कि भाई अगर 10 लाख प्रमोशन में खर्च कर रहा हूँ तो 10 करोड़ आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ। ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात होगी भी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल बिजनेस है। और मजा इस बात का आता है सर कि आप लोगों के प्यार के ना, मतलब सर आप हमेशा से भूखे होते हो एज एन एक्टर, और वो मिल जाता है ना आपको, तो आपका पेट नहीं, आपकी आत्मा संतुष्ट होती है कि भाई ये काम जो करे ना, तो उससे बच्चे भी खुश हो रहे हैं, बड़े भी खुश हो रहे हैं, माएँ भी खुश हो रही हैं, बाप भी खुश हो रहे हैं, दादा दादी सब खुश हो रहे हैं। तो वो चीज़ करने के बाद जो एक भूख बढ़ती है ना इंसान की, तो मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा भूखा कभी मैंने महसूस किया ही नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और वैलिडेशन के लिए, अब मेरे पास ना कुछ खोने के लिए हो गया है सर। ये एग्जैक्टली, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। तो अब मेरे पास कुछ खोने के लिए है कि हाँ यार ये प्यार है ना, इसको और बढ़ाना है, तो वो भूख ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। मुझे एक चीज आप ये बताओ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आप किस तरीके से कन्विंस करते हो कि ये जो लड़का है, जो हैंडसम सा है, क्यूट सा है, जो ज्यादातर लड़कियों को क्यूट लगता है, वो इस तरह के कैरेक्टर्स कर सकता है? मतलब डू दे अप्रोच फर्स्ट, लुक टेस्ट होता है या क्या होता है? मैं वो प्रोसेस, क्योंकि आपका लुक बहुत एकदम वैसा है कि एकदम हैंडसम क्यूट मुंडे वाला, आपका वैसा वाला लुक नहीं है कि भाई बहुत नवाजुद्दीन टाइप का लुक हो या मनोज वाजपेयी टाइप का लुक हो, तो कि भाई इंटेंस कैरेक्टर्स प्ले कर देंगे, उनका तो एकदम लिखा हुआ है ना चेहरे पे कि हाँ वो, बट कुछ भी कर सकते हैं, योर लुक इज डिफरेंट एंड जो कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो वो डिफरेंट होते हैं। तो वो कन्विक्शन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को किस तरह से देते हो? सर मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ज़्यादा सवाल है मुझसे, लेकिन हाँ जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस बात पे सर कि अगर आप, मैं ना ऑडिशन के प्रोसेस में बहुत बिलीव करता हूँ सर, और वो ना फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ का, और अगर आप नींव अच्छी आप स्ट्रॉन्ग खड़ी करते हो ना, तो फिर आप बुर्ज खलीफा भी बना सकते हो उसके ऊपर, ये मेरा मानना है। तो मैं ऑडिशन सर उस तरीके से देता हूँ कि या तो ये मेरा पहला ऑडिशन हो और मेरा आखिरी भी हो। पहला ऑडिशन इसलिए ताकि वो उसी जज्बे से दूं जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था और पहला ऑडिशन दिया था, और आखिरी भी क्योंकि मैं इसके बाद ऑडिशन नहीं दूं, ये भी माइंड में सोचता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो प्योर अप्रोच है जो शायद नवाज सर में है, जो शायद मनोज सर में है, क्योंकि उनकी अप्रोच मैटर करती है, वो तो उनकी ना शक्ल के परे वाली बात है, वो उनके अंदर की बात है वो। तो आई थिंक वो उनके अंदर जो चलता है, जो मैंने उन्हीं से सीखा है थोड़ा बहुत, तो आई थिंक वो इंटेंट जो है, वो जो नींव के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अगर प्योर रखता है ना इंसान, तो प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स को भी ऐसा लगता है कि नहीं यार इसकी शक्ल से बढ़कर भी शायद कुछ है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके साथ। तो शायद सफ़ेद एक ट्रांसजेंडर का रोल मुझे मिलता है, तो शायद मुंजिया में बिट्टू मिलता है, और तो शायद फैमिली मैन में कल्याण और सलमान मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुंजिया की अगर बात करें तो मोना सिंह का जस्सी जैसी कोई नहीं देखा हुआ था बचपन में? पैदा नहीं हुए थे? नहीं
क्या बात है सर। नहीं नहीं सर, पैदा हो गया था और इनफैक्ट मैं अरे पैदा हो गया था, उस एज तक पहुंच गया था कि सीरियल देखो। सर मुझे ना सीरियल एक्चुअली कोई और ऑप्शन नहीं होता था तब। थैंकफुली मैं उस जनरेशन का हूँ जो वन ऑफ द लास्ट जनरेशन। ईयर ऑफ बर्थ है आपका यार? सर 1998। अच्छा 1998 जी। तो मैं थैंकफुली ना मतलब हाँ, तो 26 साल हो गए ना, तो मैं शायद वो लास्ट जनरेशन जो मेले में भी गया था, जिसने वो पटर वाली बोट भी खरीदी है, और जिसने वो बेब्लेड, जिसने वैसा वाला बचपन जिया है जो अब नहीं है सर। वो नहीं, अब तो वीडियो गेम्स और मोबाइल और वही सब है। जी। तो मेरे ख्याल से वो लास्ट जनरेशन थी। और तब सीरियल ना सर घर वाले बहुत देखते थे, तो वो देखना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था आपके पास। और वो मोना मैम ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो हम 20 साल बाद भी सोचिए सर, हम याद करते हैं। मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया था थोड़े दिन पहले की बात है। हाँ, तो मैंने भी उनको वही बोला, मैंने कहा यार मैं तो मतलब आपका सीरियल देखा करता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपका इंटरव्यू करूंगा। अरे सही बात है सर, और मैंने सोचा नहीं था सर मैं फिल्म में काम करूंगा उनके साथ। मतलब इतनी कमाल की एक्ट्रेस है वो। और उनका भी यही मानना रहता है सर, क्योंकि पहला सीरियल आप सोचिए, पहले तो एक लड़की के तौर पे, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है वो यही चाहती हैं कि वो अच्छी दिखें, मेकअप करें और अच्छी सुंदर दिखें, ऐसा। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं वो पहले शो में। और सोचिए कि मतलब अपने आर्ट पे इतने कन्विंस थी वो, तो हम 20 साल बाद तक भी उनकी बात कर रहे हैं। आप सोचिए सर 20 साल कितना लंबा दौर होता है, कितना कुछ बदल गया है जिंदगी में, बहुत कुछ। और फिर भी हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चांस लिया अपने आप को एक्सप्लोर करने का। एंड नाउ शी इज डूइंग फैब। ओटीटी पे वो कमाल की सीरीज कर रही हैं, और अब मुंजिया इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। वेरी वेल सर, थैंकफुली। मतलब मैं बहुत हैरान हूं कि मैं आपको सही बताऊं तो इसका प्रमोशन हुआ बट कम हुआ, तो नो आई आस्क्ड द फिल्म टीम जो उसको प्रमोट कर रहे थे, मैंने कहा इज इट रिलीजिंग या आप इसे पोस्टपोन कर रहे हो? ओह अच्छा। फ्रैंकली यार मेरे पास मैसेज भी होगा। मैंने कहा भाई रिलीज हो रही है, पोस्टपोन कर रहे हो क्योंकि ना बज नहीं दिख रहा मुझे उतना। राइट, ठीक है। नहीं इट्स वेरी मच रिलीजिंग। तो वो हो सकता है वो मेरे मैसेज से भी उनको लगा हो गया, दिल्ली वालों को पता नहीं है। तो देन आई रेड द रिव्यूज और वो सब, तो मैंने कहा वाह, मतलब दिस इज लाइक गुड कंटेंट फाइंड्स इट। बड़ी सारी ऐसी पहले भी फिल्में रही, जैसे वो साउथ की एक फिल्म आई थी, मेरे दिमाग से भी उतर गई। चित्ता की बात कर रहे हैं? नहीं, मंजूमल बॉयज? नहीं, ऋषभ शेट्टी की जो फिल्म थी कांतारा। जी। कांतारा आप देखो, वो रिलीज होने के बाद कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई, और ऐसी कई फिल्में रही। तो वो मुझे लगता है जो 12th फेल भी थी, वो रिलीज के बाद कितना टाइम तक चली, एंड जब वो ओटीटी पे आई अलग उसको एप्रिसिएशन मिला। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट अगर है तो कहीं ना कहीं खुद को प्रमोट करवा लेता है वो। 100% सर। मतलब अब ऐसी बात नहीं है शायद कि बहुत बड़ा स्टार चाहिए किसी चीज के लिए, अब स्टोरी स्टार बन गई है। स्टोरी स्टार बन गया। हम अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे भी पंचायत आई एक वेब सीरीज, हमने अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू किया, उसमें एक विधायक का रोल करते हैं उनकी बेटी, वो कह रही मेरा तो रोल ही 1 दिन का है, 2 दिन का है। अच्छा, मतलब 2 दिन शूट किया था। जी। मैंने कहा लेकिन सोशल मीडिया इज टॉकिंग सो मच अबाउट यू। देखिए सर, पावर देखिए। तो वही चीज है कि मतलब अगर परफॉर्मेंस है तो पीपल विल टॉक। सर नवाज सर की जर्नी देख लीजिए, एक डायलॉग से शुरू हुई थी। एक सिर्फ मतलब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो सिर्फ वो चोरी का ही तो वो रोल था जिसमें रोना ही था उनको, और आज हम उनको लेजेंड बोलते हैं सर। बिल्कुल। तो ये भी कहानी तो एक लंबा दौर खैर जी है, उनका स्ट्रगल भी बड़ा बहुत अनोखा तगड़ा रहा है उनका स्ट्रगल, मतलब तो बट अच्छा फैमिली मैन की भी बात करेंगे जरूर, बिकॉज दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर। 100%। वो कैसे मिली थी सर? वही सेम ऑडिशन का प्रोसेस था जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और अच्छी बात ये थी कि फैमिली मैन मतलब तब ऑनेस्टली मैं आपको बोलूंगा कि उस दौर में था कि कुछ काम मिल जाए तो बस कर लूं। ये नहीं सोचा था कि क्या मिले क्या नहीं मिले, जो काम मिल जाए उसको बस कर लूं, बस ऐसा कुछ नहीं, काम मिलने पे था। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो तब तक फैमिली मैन 1 भी नहीं आई थी, तो पता नहीं था कि ये बिल्कुल भी नहीं पता था काटने वाली है। ऑनेस्टली सर मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं किस चीज के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ। मेरे को बस ये था कि ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन के लिए एंटर हो गए, बस आधी जंग जीत ली। और मुझे इसके अलावा शायद आगे का तो मैं सोचता ही नहीं था, ऑडिशन मिल गया बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो वाला टाइम था सर। और मैंने ऑडिशन दिया और फिर मुझे कॉल बैक आया, तो मुझे राजन डीके सर ने बुलाया अपने ऑफिस में, कह रहे आपको आना है और आप आ जाओ। मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैं सोच रहा था कि मैंने सबसे अच्छा जोड़ा निकाला अपने अलमारी में से और मैं फुल एकदम तैयार होके परफ्यूम वगैरह लगा के सब गया, अच्छे से तैयार हो गई। तो उन्होंने तो पहले ऊपर से नीचे मुझे देखा, मैंने कहा मैं ज़्यादा तो नहीं सज के आ गया हूँ भाई। तो वो बोले ठीक है सन, यू कैन गो।
तो मैं मिला ही और वो मैंने कहा यार मैंने कुछ ऊटपटांग कर दिया है, तो अब तो गया काम हाथ से। तो बस उनको ना मेरी शक्ल देखने के लिए वो इन पर्सन उन्होंने बुलाया था और थोड़ा 2 मिनट बातचीत की। मैंने कहा चलो ये हो गया काम। तो वहाँ मैं ऐसे निराश होकर बाहर आया। फिर मुझे थोड़े दिन बाद कॉल आया कि यार आप इसमें इसके पार्ट हो। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी सर कि 4 दिन मैंने शूट किया उस चीज़ के लिए और मुझे अभी 4 साल हो गए, 4 साल बाद तक भी उसका रिस्पॉन्स आता है। अब आप और मैं बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उस चाहे इम्पैक्ट छोड़ा है सर। और एक दिन का काम भी आपको पूरा मतलब एक जिंदगी आप बिता सकते हो उस एक दिन के काम पे। तो वही कंटेंट इज किंग सर, जो आप बोल रहे थे वही वाली बात मैं बताऊं, मनोज वाजपेयी से जब भी बात होती है वो कहते हैं यार जो मुझे फैमिली मैन ने दिया मेरे पूरे करियर। हाँ मुझे बता रहे थे, कहते यार मतलब लोग मुझे फैमिली मैन से ज्यादा पहचानते हैं। बिल्कुल हर एज का लोग, तो बोले जेन जी जिसे कहते हैं, बिल्कुल बोले उसको शायद मेरी शूल और मेरी पुरानी फिल्में नहीं पता होंगी, लेकिन वो मुझे इससे पहचानते हैं। बोले वो एक तो उनका बड़ा फेमस है वो किस्सा कि शारिब हाशमी उनके घर गए तो उनकी बेटी ने पहचाना जेके अरे घर की मुर्गी दाल में। तो दैट इज द पावर ऑफ वो इतना स्ट्रांग है। और अब भी मतलब हर बार जब भी उनका कोई इंटरव्यू हो उनसे एक चीज जरूर पूछा है, सर फैमिली मैन का नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? करेगा, अब तो आ रहा है सर, थैंकफुली अच्छी बात है। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सोचिए कि भाई आप आओगे क्या नहीं तो पता थोड़ी चलता ये तो फिल्में और सीरियल ऐसी चीज है जहाँ कोई भी कभी भी घुस सकता है। अरे नहीं सर, तो आने वाले को नहीं सर, अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी हो गया था, यहाँ पे अभी भी दर्द होता है मुझे। तो वो दर्द रहेगा सर अभी। वो सीन कैसे शूट हुआ था यार? मैं अभी देख रहा था वो सीन, बाई चांस मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो वो सीन आया। ओ बाप रे। तो उसमें क्या मतलब क्या मारा था सर? वो एक्रेलिक का एक बनाया था उन लोगों ने और वो मार रहे थे। अब एक्रेलिक में भी सर जान होती है, तो वो मतलब वो कन्विक्शन के लिए वो मारना था अश्लेषा को, तो मार रही थी। तो वो एक्चुअली 2 दिन तक वो मेरी गर्दन नजर लाल रही, तो जिसको भी मिल रहा था वो शक कर रहा था, कह रहा भाई ये लाल रंग क्या है यहाँ पे। तो उनका कुछ नहीं, वो शूट करके निकला हूँ कुछ, तो उसका है। तो अच्छा, हेयर स्टाइल चेंज करने का सोचा कभी? सर मैं तो रोज सोच रहा हूँ, लेकिन लोग करने नहीं दे रहे। नहीं लोग नहीं, मतलब कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर या किसी फिल्म मेकर ने ऐसा कुछ बोला यार तू चेंज कर थोड़ा सा, या खुद कभी सोचा हो? खुद तो मैं सोचता ही रहता हूँ एक लुक से कुछ हट के कुछ करूँ। हाँ सर, वो मैं करता ही रहता हूँ। वो अलग बात है कि अभी इंटरव्यू का दौर है तो वापस से बढ़ गए हैं बाल, बट हाँ मैं छोटे और सब कराता रहता हूँ। मेरा गोल्डन कराने का बहुत मन करता है। तो लेकिन वो मेरी मम्मी बहुत मारेगी मुझे, तो नहीं मम्मी भी मारेगी, प्लस फिर बाकी कैरेक्टर्स में भी तो दिक्कत होगी। हाँ वो भी है सर, तो इतना कुछ मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ सर, जो है अभी वो है। और सिंपल ही रखता हूँ सर खुद को, इतना कुछ एक्टर को करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्टिंग की जरूरत है। पर्दे पे कुछ कर दे तो फिर कुछ करने की जरूरत, फिर कुछ करने की, पर्दे पे कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर बाकी जो मर्जी कर लो। सही बात है। अच्छा ये बताओ आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब हाउ यू थॉट कि एक्टर बनना है या क्या करना है? सर पानीपत में ना ज्यादा कुछ था नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं ना चुपचाप अकेले, मतलब थोड़ा मायूस था किसी वजह से, तो मैं फिल्म देखने चला गया। अब मुझे नहीं पता था वो मायूसी सबसे बड़ी खुशी बन जाएगी मेरी जिंदगी की। रामलीला, वो संजय लीला बंसाली की, तो रोमियो जूलियट की एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो फिल्म देखने गया था सर, और मैं वहाँ से निकला तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार कुछ तो चेंज हुआ है लाइफ में, क्योंकि मैं गया जरूर एज अ फेलियर था सॉर्ट ऑफ, बट जब वहाँ से निकला तो कुछ चेंज था लाइफ में। तो वहाँ से निकला, फिर वो बीज वहाँ बोया गया था सर, वो धीरे धीरे फिल्म्स के थ्रू, ये संजय सर के काम के थ्रू, फिर उसके बाद मैडॉक की एक कॉकटेल फिल्म भी आई थी उसी दौरान। बिल्कुल, मैंने कहा यार कॉकटेल तो बहुत अच्छी फिल्म है यार, क्या पता इनके साथ कभी मौका मिल जाए काम करने का। और दीपिका का गाना जो था उसमें, अरे गाना छुड़ी सर, फिल्म भी बहुत ही कमाल की थी। और मैं तो दीपिका का फैन, मतलब रामलीला से ही हूँ, तो मैं तो नाम भी लिखता था अपने हाथ पे लीला, मैं तो मिटने नहीं देता था, मैं उसको दोबारा लिख लेता था, मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका। और वो हुआ था, और स्टार्टिंग में सर यही, मतलब वो फिल्म देखी, फिर वो बीज वहाँ बोया गया, और फिर धीरे धीरे फिल्म्स के थ्रू, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग स्कूल या ऐसे थिएटर नहीं कुछ किया है, तो पैसे ही नहीं थे सर कहीं ज्वाइन करने के, इतनी फीस है सब जगह, तो मैं बॉम्बे आया सर 2018 में। 18 में आने के बाद आने दिया आराम से पेरेंट्स ने? सर पेरेंट्स का ना सर एक कंडीशन रही है बस उनकी, कि आप जो मर्जी करो, अपने सपने को फॉलो करो, बस अपना ट्रस्ट इंटैक्ट रखो हमारा, क्योंकि बॉम्बे सर शहर ऐसा है, महानगरी है सपनों की, कोई कितने किसी भी रास्ते में जा सकता है। उन्होंने बस इतनी सी ही डिमांड रखी, उन्होंने बोला जहाँ मुझे इधर उधर लगा तो हम वापस की टिकट करा देंगे। इधर उधर मतलब लड़कीबाजी या सिगरेट, और मतलब कह लो सर कि अपने कुछ भी रीजन हो सकता है, अपने अगर गोल से तो डाइवर्ज होते हुए हमें दिखा, तो मेन बात वो थी। तो वो एक ट्रस्ट, मुझे लगता है एक हर एक बच्चे की एक जिम्मेदारी है कि हाँ वो इंटैक्ट रखना चाहिए अपने पेरेंट्स का।
इंटैक्ट है। मतलब मैं बैठा हूँ आपके सामने और बात कर रहा हूँ, आप मेरे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इंटैक्ट ही होगा, कुछ तो सही चल रहा होगा जिंदगी में जी। तो फिर आप आए? सर मैं आया तो फिर वही सब जो ऑडिशन का प्रोसेस होता है, एक बैग लो, उसके अंदर शर्ट डालो, कुर्ता डालो, एक टी शर्ट डालो और निकल पड़ो ऑडिशन पे, अपनी किस्मत आज़माने। तो जाते हैं और सबका फेवरेट क्वेश्चन वही होता है एक्टर का, एम आई फिट और नॉट। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ फिट नॉट फिट, ये वो सब तो वो चलता है सर। और वो जो मज़ेदार प्रोसेस था वो सीखने का, मैं बहुत सीखा उससे सर। 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली शुरू में, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्यों ही मिल गई भाई, मुझे कैसे मिल गई, लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न से नहीं हुई। एक फिल्म मिली तो दूसरे की प्रिपरेशन करते हुए दूसरी आ गई, तो वो भी नहीं हुई और वो भी नहीं हुई। तो दोनों में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसमें वो, तो एक तरीके से वो था कि ऊपर वाला एक इशारा दे रहा था कि भाई ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में, हाँ, कि तू काम करेगा और क्या पता तेरा काम आए भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक वो तैयारी जो चल रही थी, मैं स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि स्ट्रगल पानीपत में था, बट वो जो प्रोसेस था प्रिपरेशन का, उसने बहुत कुछ सिखाया। और शूटिंग ना सर, अमित सर मैं आपको बताऊँ, सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस होता है। लोग समझते हैं कि यार शूट सेट पे जाने को मिल जाए, अरे नहीं, प्रिपरेशन करने को मिल जाए आपको, वो सबसे बड़ी बात होती है। सेट पे तो खैर आप बहुत इजी हो जाएगा अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तो। और मैं प्रिपरेशन वाला बंदा हूँ सर, मेरे अंदर प्रिपरेशन की भूख ज़्यादा रहती है, शूटिंग की कम रहती है फिर भी। तो पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला सर? पहला प्रोजेक्ट ना, बस एक तो सेट पे रहने की जो भूख होती है ना, वो थी। ये नहीं पता था करना क्या है, कुछ करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस सेट पे रहना है। तो एक फिल्म थी सुपर 30, तो उसमें मैंने जूनियर आर्टिस्ट का मुझे एक जॉब मिली, तो वो मैंने कुछ 20 से 25 दिन की। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी सर, जिसको बस ऐसा था कि कुछ भी मिल जाए तो वो मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे सेट पे रहना है, मुझे देखना है कि हाँ। और पता चला कि ऋतिक रोशन की फिल्म है, तो मैंने कहा यार ऋतिक सर को देखने को मिलेगा, क्या पता मिलने को ही मिल जाए। तो मिलने को तो नहीं मिला, लेकिन उनको देखा ऐसे चुप चुप के शॉट के बीच में से कि हाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कैसे नहीं। और तो वो मेरी पहली असाइनमेंट थी सर। और उसके बाद जो पहला एक्टिंग असाइनमेंट प्रॉपर मिला वो कौन सा था, और जिससे लगा कि अब ठीक है, मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक? सर उसके बाद सर कुछ एड्स मिली मेरे को थैंकफुली, तो मैंने बच्चन चलता रहा। हाँ, तो बच्चन साहब के साथ ऐड की, आमिर खान साहब के साथ ऐड की, आलिया भट्ट के साथ ऐड की। तो उस दौरान ना सर ये महसूस होता रहा, उनको जानता रहा कि हल्का हल्का अपॉर्चुनिटीज से कि ऐसी टाइप की मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत कमाल के एक्टर्स हैं और हम सराहते हैं इनको, उनका काम पसंद आता है हमें। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर कुछ जिंदगी में नया करना है ना, तो उसके लिए मेहनत भी कुछ नई तरीके की करनी पड़ेगी। तो मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं डेंजल वॉशिंगटन, वो भी बोलते हैं कि टू बी एबल टू अचीव समथिंग यू नेवर हैव, यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डिड। तो उस चीज़ में बहुत बिलीव था सर, एंड उसके चलते फिर दोबारा वो होता रहा। बट एक वेब सीरीज़ सर, एक तो फैमिली मैन तो थी ही, लेकिन उसके पहले एक वेब सीरीज़ थी मर्जी, जो वूट पर आई थी। तो उसमें एक कैरेक्टर था, राजीव खंडेलवाल के बेटे बनने का मौका मिला। तो वो बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग प्रोसेस था, क्योंकि उसके लिए मैं मसूरी भी गया था शूट करने। तो मुझे लगा वाह यार, इसके साथ तो मतलब अच्छा पहाड़ भी देखने को मिलेंगे और काम भी करूंगा, अरे वाह चलो मैं आ रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता लगी। फिर एक वो बहुत बड़े स्तर पे हुई जब मैं सफ़ेद के लिए कांस गया फिल्म फेस्टिवल। तो वो मेरा पहला जो ठप्पा लगा पासपोर्ट पे, मैंने कहा यार सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर 10 दिन का बनारस में किया हुआ काम मुझे कांस पहुंचा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल मतलब प्रोसेस के थ्रू पता चलता रहा कि एक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, जिसको लोग बोलते हैं हाँ एक्टर बनना बन जाएगा यार, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट जॉब, सालों घिसते हैं तब जाके कई बार कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत लेट 40-45 साल की उम्र में जाके कोई मौका मिलता है, वो उससे पहले बेचारे कहीं छोटे छोटे रोल्स कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। बिल्कुल। फिर उनकी पुरानी क्लिपिंग ढूंढी जाती हैं, अच्छा ये वहां पे उसके पीछे खड़ा हुआ। हाँ, राइट। शाहिद कपूर का है ना, पीछे डांस कर रहे हैं, फिल्म में वो पीछे डांस कर रहे थे, बैकग्राउंड डांसर। तो सर वही इंस्पायर होके तो सुपर 30 हुई। मैंने कहा अगर वो वैसा हो सकते हैं तो वहां से उठ के कोई शाहिद कपूर बन सकता है, तो यार मैं तो कुछ भी नहीं, तो मैं तो जो अपॉर्चुनिटी मिली सर दोनों हाथ लेके आरती की थाली बस तैयार रखी कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आरती उतारने के लिए बस तैयार हूँ। अच्छा, वैसे आप
नहीं हॉरर फिल्में देखी हैं या देखते हो, शौकीन? नहीं देखता सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है पहले जो हॉरर फिल्में बनती थी रामसे ब्रदर्स बनाते थे, हाँ तो वो उस टाइप की फिल्में कभी भूल के भी नहीं देखी? सर मैं तो राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म देखने में डर जाता था, आप तो प्रॉपर हॉरर फिल्म की बात कर रहे हो। वो जो सत्या में म्यूजिक दिया उन्होंने, सरकार में म्यूजिक, मैं तो उस म्यूजिक सुन के डर जाता था। तो शूट के दौरान कुछ हुआ, कुछ डरे या कुछ ऐसा? सर एक स्टोरी तो है जो हम डिस्कस भी करते हैं आज, फनी लगती है वो। तो एक ना कोकण में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ एक छोटे होटल जी होते, कमर्शियल स्पेस है नहीं ज़्यादा, तो हम शूट कर रहे थे। तो हुआ क्या, 2-3 दिन एक जगह रह रहे थे, तो 2-3 दिन से ना ऐसे रात को 3 बजे आँख खुल रही थी। और तीसरे दिन हमने डिस्कस किया ब्रेकफास्ट टेबल पे, किसी ने पूछा अच्छा ठीक से सोए सब, तो मैंने बोला हाँ यार ठीक से सोया, बस 3 बजे आँख खुल गई थी ऐसे 5 मिनट के लिए। तो मोना मैम आई उधर से, कह रही यार मेरी भी आँख खुल गई थी 3 बजे। तो फिर शर्वरी आई उधर से कि यार मैं भी 3 बजे उठी थी फॉर वट एवर रीजन, और किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी ही आँख खुल गई। तो सब जो क्रू था 20-25 लोगों का बोल रहे यार मेरी भी 3 बजे आँख खुल रही थी। तो तब तो बहुत ही डर लग रहा था। और रिसेंटली पता लगा सर कि ये वो डेविल का कॉल होता है 3 बजे, ऐसा कुछ टाइम होता है। हाँ मैं तो विश्वास रखता नहीं सर इतना, बट बात नहीं, अकेला रह रहा हूँ यार 3 बजे आँख खुल गई, याद आएगा वाला इंटरव्यू। अच्छा लास्टली कितने % लगता है जो सोच के आए थे अचीव कर लिया? बिकॉज एट अ वेरी यंग एज यू हैव गॉट प्रोजेक्ट्स जो परफॉर्मेंस वाइज अप्रिशिएट हुए, सिर्फ इस वाइज नहीं कि सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बढ़ गई या लड़कियां क्यूट कह रही हैं, ठीक है, मतलब यू नो प्रोजेक्ट्स लाइक से फैमिली मैन, सफेद एंड दिस वन व्हिच आर लाइक अप्रिशिएटेड आर्टिस्टिकली, मैं बोलूँ परफॉर्मेंस तो वाइज। क्या लगता है कि कितना % किया है? सर अभी तो अब जाके मतलब ऐसा कुछ, तो जैसे मैंने बोला लगता है कि कुछ खोने के लिए अब मेरे पास, तो % वाइज तो अभी शुरू नहीं किया, अभी नहीं किया शुरू। अभी तो सर मतलब सपने बहुत ज़्यादा अभी आगे तक जाने, और एक्टिंग ही नहीं उसके आगे भी कुछ ज़िंदगी में सर करना है जो शायद उससे बड़ा है। तो वो एक गोल रहता है, अगर वो लेके चलूँ तो मतलब मुझे नहीं लगता मैंने 1% भी अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अभी तक कुछ किया है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा चेज़ करता रहूँगा और शायद वो कभी ख़त्म ना हो। और कितना भी प्यार मिले सर, बस उसको मतलब अपने दिल के पास रखना है और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना है, बस यही इंटेंशन रहता है। कितने % हो तो सर वो पब्लिक ज़्यादा बेटर है सर डिसाइड करने के लिए, अपने को बस काम करना है, और यही माइंड में रहता है सर ऑनेस्टली। इससे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, और ना ही मतलब थोड़ा रिलैक्स रहने वाला ही इंसान हूँ सर। ऐसा मतलब एक एक्टर को ना मीडिएटर का रोल ही प्ले करना होता है, और उसको वही करना चाहिए। डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन लेके ऑडियंस को देनी है, बस इतना सा ही एक एक्टर का काम है। अब उसमें लोगों जो प्यार देते हैं और वो सब करते हैं, तो वो एक अमानत है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए वो अपनी चीज़ है। तो जो अमानत है सर वो कभी भी ले सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर है। बस काम ज़रूर ऐसा करूँगा कि हमेशा लेने वाली साइड पे रहूँ। चलिए होपफुली आप ऐसे ही रहें। बिल्कुल, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मज़ा आया आपसे बात करके। अरे बहुत मज़ा आया सर, हर बार जब भी बात करते हैं बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, आई विश आगे ऐसी चीज़ें बढ़ती रहें और हम हर बार जो है बड़े और प्रोजेक्ट्स पे बात करते रहें। क्या बात। अच्छा लास्टली मूर्थल के पराठे खाने जाते हो? अरे सर आपने मेरा आधा यूथ बता दिया अभी एक लाइन नहीं अब जाते हो? नहीं अब जाता सर, जब भी पानीपत जाता हूँ तो वहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। तो आगे कभी एक इंटरव्यू हम पराठे वाला करते हैं, ये करते हैं, मूर्थल पे करते हैं 100% किसी ढाबे, व्हाइट मक्खन के साथ। क्या बात है, डन। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर।